नहीं जानते तुमने मुझ पर भरोसा करके कितनी बड़ी गलती की है दक्ष, और इसकी कीमत तुम्हें आज अपनी जान देकर चुकानी होगी। प्लीज मुझे मत मारो, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूँ, प्लीज छोड़ दो मुझे। उस लड़की की कार के सामने दक्ष गिड़गिड़ा रहा था और वो लड़की चिल्ला चिल्ला कर उसको मारने की धमकी दे रही थी। और इतना कहते ही उस लड़की ने अपनी कार की स्पीड बढ़ा दी और देखते देखते नहीं, उस लड़की ने बड़ी ही बेरहमी से दक्ष को कुचल दिया। कुछ ही देर में दक्ष अपनी जिंदगी की आखिरी सांसें गिन रहा था और वो लड़की अपने बॉयफ्रेंड के साथ ठहाके लगाकर दक्ष का मजाक उड़ा रही थी। तेजी से चलती हुई धड़कनों की आवाज चारों तरफ गूंजने लगी और फिर अचानक दक्ष की सांसें हमेशा के लिए थम गईं। उसकी खुली आंखें अब भी आसमान की ओर टिकी हुई थीं, जैसे किसी अनकहे सवाल को दोहरा रही हो। क्यों? आखिर क्यों मिली उसे ऐसी सजा? लेकिन उस वीरान रात में जवाब देने वाला कोई नहीं था। तभी दक्ष के आखिरी सांस लेते ही सामने खड़ी वो लड़की जोर से हंस पड़ी, जैसे कोई खूनी खेल जीत लिया हो। हवा ठंडी हो चली और रात और गहरी। जमीन पर पड़ा दक्ष अब सिर्फ एक बेजान जिस्म था, पर उसकी कहानी शायद अब भी अधूरी थी। कहीं दूर अंधेरे में कोई अनजानी ताकत जाग रही थी, जैसे उस विश्वासघात को अपनी आंखों से देख रही हो। कुछ देर बाद अचानक दक्ष की आंखें खुलीं। चारों ओर घुप अंधेरा था। दिल जोर जोर से धड़कने लगा और उसकी आवाज कांप उठी। ये क्या हो रहा है मेरे साथ? कोई है यहाँ? तभी एक रहस्यमयी फुसफुसाहट ने हवा को चीर दिया। तुम मर चुके हो दक्ष। ये सुनते ही दक्ष की रूह कांप उठी, गला सूख गया, सांस अटकने लगी। कौन हो तुम? ये क्या बेहुदी बातें कर रहे हो? कुछ पल की डरावनी खामोशी के बाद वही आवाज फिर उभरी और इस बार सीधी दक्ष के कान में आई। मैं हूँ राजकुमार शौर्य। आज से मेरा शरीर तुम्हारा है। दक्ष का दिल धड़कने लगा, जैसे वो किसी और की धड़कनों को सुन रहा हो। वो कांपते हुए बुदबुदाया। क्या बकवास है ये? तुम मुझसे क्या चाहते हो? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। जब तुम जागोगे दक्ष, तब तुम्हें सब कुछ समझ आ जाएगा। बस तुम मेरे बदले की आग को बुझने मत देना। शौर्य की आवाज अब भी दक्ष के जहन में गूंज रही थी। मेरा बदला अधूरा है। ये शब्द जैसे उसके रगों में आग बनकर दौड़ने लगे। बदला? किससे? और तुम मुझसे ये क्यों कह रहे हो? अचानक हवा में कंपन हुआ, चारों ओर अंधेरा छाने लगा और एक तेज रोशनी ने दक्ष को घेर लिया। क्योंकि अब मैं तुम में हूँ और तुम मुझ में। मेरे दर्दों के वारिस अब तुम हो, जिसने मुझसे सब छीना। अब उसका अंजाम भी तुम ही लिखोगे। अचानक ऐसा लगा जैसे दक्ष के दिमाग में किसी ने आग का गोला फोड़ दिया हो। एक तीखी असहनीय टीस उसके सिर के अंदर दौड़ गई, मानो कोई रहस्यमयी शक्ति उसकी चेतना को मरोड़ रही हो। उसने दोनों हाथों से सिर थाम लिया, पर दर्द इतना गहरा था कि उसकी देह कांपने लगी। भौहों पर पसीने की बूंदें चमक उठी और फिर उसकी आंखों के सामने एक धुंधली परत उतरने लगी। टूटे बिखरे दृश्य, जैसे किसी पुरानी यादों की किताब के पन्ने तेजी से पलट रहे हों। हंसी, आंसू, क्रोध, घाव और एक बिखरी हुई जिंदगी। वो सब कुछ जो राजकुमार शौर्य ने जिया था, अब दक्ष के जहन में बवंडर की तरह घूमने लगा। एक झटके में दक्ष की चीख गूंज उठी और वो फिर से बिस्तर पर गिर पड़ा, बिल्कुल निढाल, बेसुध। अब राजकुमार शौर्य का शरीर तो था, लेकिन उसकी आत्मा जा चुकी थी और उसके स्थान पर अब दक्ष की आत्मा ने प्रवेश कर लिया था। दक्ष को एक नई पहचान, एक नया चेहरा और शायद एक नई किस्मत मिल चुकी थी। कुछ दिन पहले की बात थी। राजकुमार शौर्य युद्ध प्रशिक्षण के लिए राज्य से बाहर गया था। वहां एक अभ्यास के दौरान उसका सामना अपने ही चचेरे भाई से हुआ, पर वो भिड़ंत युद्ध नहीं, एक चाल थी। शौर्य पर ऐसी बेरहमी से वार किया गया कि वो अधमरा हो गया। राजमहल वापस तो लाया गया, मगर उसकी सांसें तब तक बुझने लगी थीं और अंततः सबको लगा शौर्य अब इस दुनिया में नहीं रहा। लेकिन कुछ ही पलों में अचानक शौर्य जाग उठा। एक वृद्ध वैद्य आते ही शौर्य के शरीर की नब्ज देखने लगा। ये तो असंभव है। मैंने आज सुबह ही राजकुमार का प्रशिक्षण किया था। उनका शरीर निर्जीव हो चुका था
पर अब तो सभी चोटें जैसे जादू से मिट गई हैं। ये कोई चमत्कार है। वैद्य की बात सुनकर कमरे में सन्नाटा छा गया। सभी आंखें आश्चर्य से खुली की खुली रह गईं। और वहीं राजकुमार शौर्य के पिता महाराज आदित्य सेन के चेहरे पर सालों बाद पहली बार सच्ची मुस्कान की एक रेखा दौड़ गई। अब दक्ष पहले से कहीं बेहतर महसूस कर रहा था। शरीर हल्का था पर मन भारी। धीरे धीरे वो इस नई दुनिया को समझने लगा था और तभी उसे सच्चाई का पहला झटका लगा। ये धरती नहीं थी, ये एक ऐसी दुनिया थी जहां सिर्फ ताकतवर की पूजा होती थी। जो कमजोर था वो बस एक बोझ समझा जाता था, एक ऐसा नाम जिसे याद रखने लायक भी नहीं माना जाता। दक्ष को समझ आ गया, शौर्य की मौत सिर्फ एक साजिश नहीं थी, वो उसकी कमजोरी की सजा थी। और तभी दक्ष ने ठान लिया, अब वो पहले जैसा नहीं रहेगा। अब वो खुद को इस शरीर में इतना ताकतवर बनाएगा कि कोई उसे फिर से मिटाने की हिम्मत ना कर सके। उसने संकल्प लिया, अब कोई मुझे कमजोर नहीं कहेगा। अब मैं खुद को ऐसा बनाऊंगा कि इतिहास मुझे भुला ना पाए। और इसी संकल्प के साथ दक्ष उस खोज में लग गया जहां शरीर को शक्ति और आत्मा को उद्देश्य मिलता है। दक्ष जो अब शौर्य बन चुका था, उसने अपनी साधना शुरू कर दी। दिन और रात की परवाह किए बिना उसने ध्यान में खुद को डुबो दिया। पर जब उसने अपनी आंखें बंद की और गहरी साधना में खो गया तो उसके मन के भीतर एक विचित्र दृश्य उभरा। एक छोटा सा काला सांप जो उसकी ऊर्जा का प्रतीक था, धीरे धीरे उसके भीतर लहराने लगा। सांप जो अब उसकी आत्मा के गहरे रहस्यों को उजागर करने वाला था। दक्ष को महसूस हुआ कि ये सांप उसकी शक्ति के केंद्र की ओर इशारा कर रहा था। जब उसने इस सांप के बारे में और खोज की तो उसे चौंकाने वाली सच्चाई का पता चला। उसकी ऊर्जा इस दुनिया के सामान्य स्तर तक ही सीमित थी। अब उसे अपनी ऊर्जा को इस सीमा से बाहर ले जाना होगा और यही उसके अगले लक्ष्य का हिस्सा बन गया। उसे अब साफ समझ में आ गया कि उसके लिए साधना की कोई सीमा नहीं थी। उसने ठान लिया कि अब वो अपने चचेरे भाई विपिन से ज्यादा साधना करेगा ताकि अपनी ऊर्जा को किसी भी ताकतवर से कहीं ऊपर ले जा सके। साधना में डूबते हुए एक दिन अचानक दक्ष के भीतर एक दृश्य उभर आया। उसकी आंखों के सामने उसके शरीर का अतीत जैसे कोई पुराने फिल्मी सीन की तरह चलने लगा। उसने देखा कि उसके पिता आदित्य सेन को अपने सबसे बड़े भाई की मौत के बाद राजगद्दी पर बैठाया गया, जिस वजह से आदित्य सेन के बड़े भाई के बेटे विपिन ने चिढ़कर चालाकी से शौर्य के खिलाफ साजिश रचना शुरू कर दिया। उसने शौर्य को इतनी बुरी तरह से चोट पहुंचाई कि उसकी जान संकट में पड़ गई। अब दक्ष को ये बात पूरी तरह समझ में आ गई, उसका असली दुश्मन कौन था। और अब दक्ष का एक ही उद्देश्य था, विपिन से बदला लेना। पर इससे पहले उसे अपनी शक्ति को इतनी ऊंचाई तक पहुंचाना था कि कोई भी उसे चुनौती ना दे सके। उसने ठान लिया, अब वो सिर्फ बदला नहीं लेगा, वो अपने दुश्मन को ऐसे नष्ट करेगा कि उसे कभी याद न किया जा सके। अगले दिन सुबह सेन परिवार की प्रतिष्ठित बैठक होने वाली थी। राजमहल के मुख्य सभागृह में बड़े बड़े नाम जुड़ने लगे थे। आदित्य सेन अपने पुत्र शौर्य, जो अब दक्ष था, के साथ वहां पहुंच रहे थे। जैसे ही शौर्य सभागृह में पहुंचा, सभी की निगाहें उसी पर टिक गईं। एक मृत समझे जा चुके राजकुमार को यूं स्वस्थ और सुरक्षित देख महल में हलचल सी मच गई। कुछ दरबारी आपस में फुसफुसाए, ये कैसे हो सकता है, ये तो मर गया था। और तभी वो तीखी जहरीली आवाज गूंज उठी, ये कचरा अब तक जिंदा है, किस्मत भी कभी कभी गलती कर देती है। आदित्य सेन ने सब अनसुना किया। वो टकराव से बचना चाहते थे। दक्ष, चलो अंदर चलते हैं। पर इस बार दक्ष नहीं रुका। वो मुड़ा और धीरे धीरे विपिन सेन की ओर बढ़ा। पूरा सभागृह सन्न हो गया। हर कदम के साथ उसके चेहरे पर आत्मविश्वास बढ़ता जा रहा था। विपिन, तुम बार बार मुझे कचरा कहते हो, बेकार योद्धा समझते हो, पर सोचो, अगर एक दिन ये साबित हो जाए कि मैं तुमसे बेहतर हूं तो क्या होगा? क्या तब तुम अपने गिरेबान में झांक पाओगे? दक्ष, तुम सपना देख रहे हो। तुम जैसे कमजोर और नीच से मेरी तुलना, मुझे शर्म आ रही है कि तुम मेरे सामने खड़े भी हो। दक्ष की आंखों में अब न शौर्य की मासूमियत थी न डर, बस एक ठंडी आग थी जो अब धीरे धीरे सुलग रही थी। दक्ष की आंखों में सुलगती हुई चुनौती थी और विपिन के चेहरे पर तिलमिलाता हुआ घमंड।
महल की हवा तक ठहर गई थी। और फिर दक्ष ने एक आखिरी बात कही, अब ये युद्ध सिर्फ सम्मान का नहीं, अस्तित्व का है। तैयार हो विपिन सेन? आखिर क्या होगा जब सच सामने आएगा? क्या इस बार दक्ष उर्फ शौर्य अपना बदला ले पाएगा या एक बार फिर से गवा देगा अपनी जान? जानने के लिए डाउनलोड कीजिए हमारी ऐप पॉकेट FM और सुनते रहिए सबकी पसंदीदा ये कहानी रीबॉर्न इन मार्शल वर्ल्ड। आगे की कहानी जानने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी लिंक से डाउनलोड करें पॉकेट FM ऐप।